प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा निर्वाचन के बाद क्या नेपाल बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा विकसित देश? आज हम आपको बताएंगे नेपाल के बड़े बड़े पार्टियों ने नेपाली लोगों को कैसे कैसे सपने दिखाए हैं और नेपाल के कौन कौन से नेता कितने बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यह सब जानने के लिए इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें। बीस नवंबर को होने वाले संघीय और संसदीय चुनाव के लिए नेपाल के प्रमुख पार्टियों ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बहुत सपने दिखा रही है। हालांकि पार्टियों ने इस बार पिछले 2074 के चुनाव की तरह बड़े सपने नहीं दिखाए हैं, क्योंकि पार्टियों को पता है कि उनके बड़े बड़े वादे और झूठ बोलने की कला को अब नेपाली जनता समझ चुकी है। नेपाल को स्विट्जरलैंड जैसा विकसित देश बनाने की सिर्फ बात करने वाले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस और माओवादी पार्टी ने इस बार भी नेपाली लोगों को कई सपने दिखाए हैं। तो चलिए विस्तार रूप से जानते हैं इन पार्टियों द्वारा नेपाली जनता को कौन कौन से सपने दिखाए गए हैं। अगर बात की जाए शिक्षा क्षेत्र की, तो नेपाल के एमाले पार्टी द्वारा यह घोषणा किया गया है कि 2 साल के अंदर पूरे देश के बच्चों को शिक्षा सुविधा और शिक्षकों को जीवन यापन के लिए उत्कृष्ट सैलरी दी जाएगी। वहीं नेपाली कांग्रेस पार्टी द्वारा यह घोषणा किया गया है कि वह गुणवत्तापूर्ण रूप से शिक्षा प्रदान करेगी और उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए कर्ज मुहैया कराएगी। इसके साथ साथ एक स्कूल में एक दलित शिक्षक को रोजगार देगी। अगर बात करें माओवादी पार्टी की, तो उसने घोषणा की है कि वह 12वीं तक की शिक्षा को मुफ्त करेगी और 12वीं पास करने वाले सभी छात्रों को रोजगार देगी। माओवादी पार्टी ने कहा है कि 5 साल के अंदर प्रत्येक जिले में त्रिभुवन विश्वविद्यालय का कम से कम एक आधिकारिक परिसर स्थापित करेगा और राष्ट्रीय बजट का 20% शिक्षा में निवेश करेगा। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, तो एमाले पार्टी द्वारा यह घोषणा किया गया है कि 2 साल के अंदर 396 बुनियादी अस्पताल बनाया जाएगा और हर एक जिला अस्पतालों को 25 से 50 बिस्तर, क्षेत्रीय अस्पतालों को 200 बिस्तर और केंद्रीय अस्पतालों को 500 बिस्तर से अपग्रेड करेगी। इसके साथ साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों का मुफ्त इलाज करेगी और देश भर की महिलाओं को सैनिटरी पैड खरीदने के लिए 1500 रुपए सालाना देगी। और यह भी कहा गया है कि 5 वर्षों के भीतर सभी नेपालियों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। वहीं नेपाली कांग्रेस ने कहा है कि वह 3 साल से कम और 73 साल से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज और हर एक नेपाली लोगों का स्वास्थ्य बीमा करवाएगी। कांग्रेस पार्टी ने 2600 वार्डों में बुनियादी स्वास्थ्य केंद्र प्रदान करने की घोषणा की है। दूसरी ओर माओवादी पार्टी ने घोषणा किया है कि वे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के इलाज के लिए विशेष अस्पताल बनाएगी। इसके साथ साथ गरीब, बेसहारा और असहायों का मुफ्त इलाज करवाएगी। माओवादी पार्टी ने यह कहा है कि वह हर नगर पालिका में बुनियादी अस्पताल बनाएगी और मरीजों को विशेष सेवा देगी। गर्भवती और सुतकेरी महिलाओं के उपचार के लिए हर 2 जिले को एक हेलीकॉप्टर अर्थात एयर एम्बुलेंस का व्यवस्था करेगी। अगर बात की जाए यातायात और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो एमाले पार्टी ने घोषणा किया है कि वह रुके पड़े राजमार्ग का काम पूरा करवाएगी। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर राजमार्गों का विकास विस्तार 5 वर्षों के भीतर ही करेगी। इसके साथ साथ रसुवागढ़ी से काठमांडू, बीरगंज से काठमांडू तक का इलेक्ट्रिक रेलवे का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, तो उसने घोषणा की है कि नेपाल के 75% आबादी को पक्की सड़क से जोड़ेगी। कांग्रेस ने घोषणा की है कि आर्थिक आधार पर काठमांडू को जोड़ने वाले मेची से महाकाली रेलवे का निर्माण करेगी। इसके साथ साथ कांग्रेस ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग को 6 लेन में अपग्रेड करने की भी योजना बनाई है। माओवादी पार्टी ने कहा है कि वे काठमांडू घाटी और अन्य शहरों में रिंग रोड को एक साथ अपग्रेड करेगी। पार्टी ने योजना बनाया है
कि वह बीरगंज से काठमांडू, रसुवागढ़ी से काठमांडू, पोखरा से लुम्बिनी तक इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन का निर्माण करेगी। माओवादी पार्टी ने यह भी घोषणा किया है कि वह पोखरा, विराटनगर, बूटवल, जनकपुर, नेपालगंज और नेपाल के प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल संचालन करेगी और 500 इलेक्ट्रिक बसें काठमांडू घाटी में चलाने की भी बात कही है। अगर बात करें पर्यटन और एयरपोर्ट की तो एमआलए पार्टी ने घोषणा किया है कि वह 5 साल के भीतर निजगढ़ एयरपोर्ट का काम पूरा कर देगा और सभी स्थानीय स्तरों पर हेलीपैड का भी निर्माण करेगा। इसके साथ साथ हर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण करेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि विराटनगर और नेपालगंज हवाई अड्डों का विस्तार किया जाएगा और अप्रयुक्त हवाई अड्डों और खाली भूमि का उपयोग पर्यटन गतिविधियों के लिए किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में निजगढ़ हवाई अड्डे को लेकर कुछ नहीं कहा है, पर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नेपाल को यूरोपीय संघ की हवाई सुरक्षा ब्लैकलिस्ट से हटाने की पहल को शामिल जरूर किया है। माओवादी पार्टी ने कहा है कि वे अदालत के निर्देश का सम्मान करते हुए निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को आगे बढ़ाएगी। माओवादी पार्टी ने विभिन्न घरेलू हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की बात भी कही है। अगर बात करें पर्यटन क्षेत्र की तो एमआलए पार्टी ने सालाना 25 लाख, कांग्रेस पार्टी ने 20 लाख और माओवादी पार्टी ने 30 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने की बात कही है। अगर बात की जाए बिजली व्यवस्थापन की तो एमआलए पार्टी ने 2 साल के अंदर नेपाल के सभी घरों में बिजली पहुंचाने की घोषणा की है। पार्टी ने घोषणा की है कि सभी परिवारों को बारिश के मौसम में प्रति महीने 50 यूनिट और सर्दियों में 30 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और सभी प्रकार के वाहनों को बिजली पर चलाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करेगा। इसके साथ साथ एमआलए पार्टी 5 साल के भीतर 6,500 मेगावाट और 10 साल के भीतर 15,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। कांग्रेस पार्टी अगले 5 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी और वह गरीबों को 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। पार्टी ने कहा है कांग्रेस का लक्ष्य हर घर में बिजली पहुंचाना है और वाहनों को बिजली पर चलाने और हर 50 किलोमीटर सड़क पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात कही है। माओवादी पार्टी ने घोषणा की है कि सिंचाई में इस्तेमाल होने वाली बिजली को मुफ्त किया जाएगा। सार्वजनिक निवेश से 4,000 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे और 5 साल में 8,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ साथ 5 वर्षों के भीतर राष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से पूरे देश में बिजली पहुंचाई जाएगी और प्रमुख शहरों में बिजली की आपूर्ति के लिए भूमिगत वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। अगर बात की जाए श्रम और रोजगार की तो एमआलए पार्टी ने सालाना 5 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है। पार्टी ने घोषणा की है कि वह प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से न्यूनतम 6 महीने का रोजगार प्रदान करेगी और पार्टी ने यह भी उल्लेख किया है कि जो लोग खुद बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें रियायती ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाएगी और लेबर का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 25,000 प्रति महीना किया जाएगा। वहीं नेपाली कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में 12,50,000 नई नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके मुताबिक कांग्रेस ने हर साल 2,50,000 नई नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। माओवादी पार्टी ने घोषणा की है कि वह 20 लाख युवाओं को रोजगार देगा और सेल्फ बिजनेस के लिए प्रशिक्षण, बीज, पूंजी, रियायती ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसके साथ साथ वे लेबर की मजदूरी बढ़ाने के लिए एक स्वचालित प्रणाली भी बनाएगा। अगर देखा जाए तो नेपाल के राजनीतिक पार्टियों द्वारा इससे भी ज्यादा वादे किए जा रहे हैं। अब नेपाली मतदाताओं को यह समझना होगा कि कौन से नेता उनके लिए बेहतर और विश्वसनीय है। इन पार्टियों के अध्यक्ष कई बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जैसे शेर बहादुर देउवा 4 बार, खड़क प्रसाद ओली 2 बार और पुष्पकमल दाहाल भी 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और हम आपको बता दें
कि नेपाल में सिर्फ 14 साल में ही 12 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, जबकि एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस चुनाव में आप किसी को वोट नहीं देंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ पूरे नेपाल में नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट ना देकर आप अपने परिवार और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपका एक वोट नेपाल के और आपके परिवारों के भविष्य को तय करेगा। तो इसीलिए सोच समझ के मतदान कीजिए और अपने मतदान का सही से इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल वर्ल्ड रिसर्च टीवी नेपाल को YouTube पर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी नेपाल संबंधित विश्लेषण तैयार करने में प्रेरणा मिलती रहे। और आखिर में, आप नेपाल के कौन से नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस विश्लेषण को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नेपाल।